आप सभी ज्ञानवान और मेहनत कश दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं परमाणु और नाभिक से संबंधित विभिन्न परीक्षा में आए हुए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सम्मुख लाया हूं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और फिर कमेंट करके अवश्य बताना कि ये वीडियो कैसा रहा। इसमें मैंने डॉल्टन से शुरू करके रदरफोर्ड, थॉमसन और आपके नील्स बोर के सभी परमाणु सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। इसके अलावा आपकी जैसे इनमें सिद्धांतों में या इनके जो परमाणु प्रतिरूप थे उनमें क्या क्या कमियां रह गई, उनसे संबंधित प्रश्न भी लिए हैं। इसके अलावा नाभिक, भाई चूंकि ये परमाणु से संबंधित ही प्रश्न है, नाभिक का आकार, परमाणु का आकार, नाभिक में पाए जाने वाले कण और विभिन्न जो प्रतिकण है इनके। अब कणों में जैसे आपके मूल कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है, एंटी तुम्हारे न्यूट्रॉनो है, जैसे पाई, मेसोन, इन सभी कणों को मैंने टच करने का प्रयास किया है। इसके अलावा विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनको लिया है। तो जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हो सकते थे मैंने पूरा प्रयास किया है। उसके अलावा समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इनको कैसे हम पता लगाते हैं, किसी नाभिक से अगर अल्फा बीटा गामा किरणें निकलें तो क्या प्रभाव पड़ता है उनकी द्रव्यमान संख्या पर या उनके परमाणु क्रमांक पर, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे नए पदार्थ बनते हैं। बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। बहुत मेहनत के साथ मैंने इन प्रश्नों को इधर उधर से खंगाला है, पुस्तकों को पढ़ने के बाद उनका संग्रह किया है और आपके लिए मिलाया हूं। तो चलो अब मैं इसको सॉर्ट करता हूं और आपके लिए वीडियो शुरू करता हूं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 तथा परमाणु संख्या 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो हम जानते हैं कि यदि, तो देखिए, द्रव्यमान संख्या ए हो तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम जेड से व्यक्त करते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। अब देखिए, इसकी परमाणु संख्या 11 है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 11 है। तो जेड कितने हैं, 11 है। और हम जानते हैं परमाणु उदासीन होता है, इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि धनावेश ऋणावेश के बराबर होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 11। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23। तो देखिए 23 बराबर, ए के बराबर मैंने 23 लिख दिया, जेड की जगह 11 और प्लस एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 11 बराबर 12, अर्थात प्रोटोनों की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो अब देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए, प्रोटॉन कितने, 11, और न्यूट्रॉन कितने, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 11 12। तो इसमें कौन सा सही दिख रहा है, ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो देखिए अब अगला प्रश्न, ये रहा दूसरा प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न आप देख रहे हैं कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर क्या है। तो हम जानते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप में हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए थर्ड प्रश्न, कैथोड किरणें बनी होती हैं। तो देखिए, कैथोड किरणों का प्रयोग कब किया गया था या इनकी खोज कैसे हुई थी। तो जे थॉमसन ने क्या किया था कि एक विद्युत विसर्जन नली में दाब बहुत कम कर दिया और बहुत ज़्यादा कैथोड और एनोड के बीच बहुत ज़्यादा विभवांतर लगाया, 10⁴ की कोटि का। तो उसने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ एक प्रकार की किरणों का प्रभाव पाया जाता है, जो प्रकाशित भी हो रही हैं। इनको उन्होंने कैथोड किरणें नाम दिया। बाद में खोजों से पता लगा कि ये ऋणावेश वाले कण हैं। तो कैथोड किरणें क्या हैं, ऋणावेश वाले कण हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन समान होता है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है। एल्फा कण, अब ऑप्शन पे देखते हैं, एल्फा कण धनावेशित होता है, क्यों, 2He4।
बीटा कण ऋणावेशित होता है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा बीटा कण के। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न रहती हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो जैसा आप समझ ही गए होंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। पता भी लग रहा है, आइसोटोप्स अर्थात आइसोप्रोटॉन, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, आइसोप्रोटॉन भी कहते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, आप समझ ही गए कि Z1 Z1 का मतलब जानते हैं, Z हम व्यक्त करते हैं प्रोटॉन को। तो देखिए समस्थानिक में क्या होता है, Z1 बराबर Z2 अर्थात दोनों नाविकों के प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी अर्थात A1। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 1H2 और 1H3 बोलते हैं हाइड्रोजन या प्रोटियम। इसी तरह इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रीटियम। ये प्रश्न आगे भी आया है, इसको और ढंग से बाद में बताएंगे। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं एक एक करके बता देते हैं कि ऑप्शन ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है और डी क्यों नहीं है। तो समभारिक, जैसे नाम से ही पता है, ऐसे नाविक जिनके द्रव्यमान संख्या बराबर हो लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो अर्थात न्यूक्लियनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 बराबर A2 हो लेकिन Z1 बराबर Z2 के नहीं हो। और क्या कह सकते हैं कि A1 माइनस Z1 अर्थात प्रथम नाविक में न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर नहीं होनी चाहिए दूसरी नाविक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के। अब इनके उदाहरण, जैसे उदाहरण में बता देता हूँ कि 6C14 जैसे ये कार्बन का समस्थानक है और जैसे ये नाइट्रोजन का समस्थानक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर है 14 लेकिन इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इसमें 7 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो इसमें 8 होंगे और इसमें 7 होंगे। तो ना तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है और ना प्रोटॉनों की संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अब आप कहेंगे तो ये संभारिक उत्पन्न कैसे होते हैं। तो जब किसी पदार्थ की नाविक से कोई बीटा कण उत्सर्जित होता है तो संभारिक उत्पन्न होते हैं। अब जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूँ कि चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे ये था 6C14 और इसकी नाविक से एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ और बन गया 7N14 और बीटा कण को व्यक्त करते हैं -1, ये बीटा 0, साथ में उत्पन्न होता है एंट्री न्यूट्रिनो। तो अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो ध्यान रखना भाई, इसका प्रश्न भी आ गए, इतने ढेर सारे प्रश्न हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत आनंद आएगा और आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें सर वो चीज़ रह गई। तो ध्यान रखें कि जब किसी नाविक से कोई बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसकी जो प्रोटॉनों की संख्या है अर्थात परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, जैसे यहाँ 6 तो 7 हो गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है अर्थात 14 है तो यहाँ देखिए 14 ही है, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी उत्पन्न होता है। इसी तरह हम और उदाहरण लिख सकते हैं। तो और उदाहरणों के लिए जैसे 1H3 ये जो ट्रीटियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसी तरह 2He3 अर्थात हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के समस्थानिक भी क्या हैं, संभारक हैं। इसी तरह निकेल और कोबाल्ट की बात करें, जैसे निकेल है यहाँ कोबाल्ट है तो देखिए 27 कोबाल्ट 60 और निकेल के साथ है 28 Ni60। तो ये भी क्या हुए, संभारक, क्योंकि 60 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। इसी तरह हम पोटेशियम और आर्गन का भी देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम के का है 19 और ये 40 और आर्गन का है ये 18 और ये 40। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं, संभारक के उदाहरण है भाई। अब तब बात करते हैं देखिए सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक ऐसे नाविक हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ कि सम न्यूट्रॉनिक के लिए
कि Z1 बराबर नहीं होता है Z2 के, अर्थात दोनों नाविकों के परमाणु क्रमांक समान नहीं है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं है, द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं है, लेकिन A1 माइनस Z1 अर्थात प्रथम नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है दूसरी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो देखिए इसका भी आगे प्रश्न आएगा तो मैं और विस्तार से इसको समझा दूंगा। अब बात करते हैं हम समावयवी, आइसोमर्स किसे कहते हैं। तो एक ही नाविक अर्थात एक ही नाविक के जोड़ा अर्थात नाविकों का वह जोड़ा जिसमें परमाणु क्रमांक बराबर हो, द्रव्यमान संख्या बराबर हो, लेकिन रेडियो एक्टिवता के जो गुण हैं वो अलग अलग हों। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर। आइसोमर में कैसे याद रखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर है अर्थात परमाणु क्रमांक भी बराबर हो, द्रव्यमान संख्या भी बराबर हो, लेकिन रेडियो एक्टिवता के जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे नाविक का जोड़ा, यूँ कह सकते हैं, ऐसे नाविकों का जोड़ा क्या कहलाता है, आइसोमर या समावयवी कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए भाई, तो देखिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम की एक पतली चादर पर अल्फा कणों की बमबारी करके उच्च भेदन क्षमता वाली किरणों का प्रेक्षण किया, जिसमें कणों की एक धारा थी, वह कण है। अब सीधी सी बात है, चैडविक का नाम देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये खोज किससे संबंधित है, न्यूट्रॉन से संबंधित है। ठीक है भाई, तो 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके लिए क्या किया था उसने कि बेरिलियम की एक पतली चादर पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तो उसने देखा कि उसमें से एक उच्च भेदन क्षमता वाली किरणें निकल रही हैं। अब वो गामा किरणें तो थी नहीं, प्रयोगों के द्वारा उसने सिद्ध कर दिया कि भाई ये गामा किरणें नहीं है, तो फिर वो क्या थी, जिसमें कोई आवेश नहीं है। तो आगे चल के इसका नाम क्या दिया था, न्यूट्रॉन। तो ठीक है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो देखिए अब इसका हम समीकरण भी आपको लिखकर बता देते हैं। तो देखिए उसने क्या किया था, बेरिलियम अर्थात Be पर किसका, अल्फा कणों की बौछार की थी। तो अल्फा कण हम जानते हैं 2He4 और ये बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक 4 और द्रव्यमान संख्या होती है 9। अब देखिए क्या बना, इससे बना कार्बन बना था भाई 6C12 प्लस 0N1। तो अब देखिए 9 और 4 13, 12 और 1 13, 4 और 2 6 और 6 और 0। ठीक है भाई, तो ये न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए थे। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन अस्थायी कण है और इसका जो अर्धायु मतलब बात कहें कि वो काल है वो 1020 सेकंड के लगभग है, मतलब औसत आयु, अर्धायु काल नहीं, सॉरी, औसत आयु, अर्थात न्यूट्रॉन की औसत आयु 17 मिनट होती है और ये नाभिक के बाहर 17 मिनट के बाद किसमें, प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है और बीटा कण उत्पन्न होता है। तो देखिए अस्थायी है, तो इस समीकरण को भी आप ढंग से याद कर लें, 0N1, ये तुरंत ही मतलब 17 मिनट के लगभग औसत में ये बदल जाता है 1H1 प्लस -1 बीटा ये, और ये एंटी न्यूट्रॉनो भी पैदा होगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए 0 है तो +1 और -1 जी, ये दोनों तरफ ध्यान रख लेना भाई। यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 है तो देखिए यहाँ भी 1 ही है। तो ये क्या है भाई, ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि बीटा कण कहाँ से उत्सर्जित होता है, भाई नाभिक से होता है। अब आप कोई पूछे कि भाई बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होते ही, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये बीटा कण कहाँ से आ गया। तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है जिसकी औसत आयु 17 मिनट होती है और यह न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में जब परिवर्तित होता है साथ में बीटा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न आ ही गया जो अभी मैं बात कर रहे थे कि सम न्यूट्रॉनिक तत्व हैं, अर्थात ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक अलग अलग हों। तो देखिए ए में देखते हैं, देख ही रहे हैं आप, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, देखिए 14 15 17 और परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हैं 6 7 9। तो अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाइए, तो 14 से 6 गए तो 8, इसमें कितने भाई 8 न्यूट्रॉन, इसमें कितने 15 से 7 गए 8,
और 17 से 9 गए तो 8, अर्थात तीनों ही नाविकों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तो आंसर तो हमारा ए ही हो गया। और को भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितने, 6, और यहाँ कितने, 7, 9 से 19 को से 9 गए तो ये यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। अब देखिए यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से कितनी है, ये 6, 7 और 10, अर्थात ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 6C, इसमें 8 होंगे, इसमें 7 होंगे, और 17 से 9 गए तो 8 होंगे। चूंकि इसमें गड़बड़ कर रहा है ये, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस तीनों नाविकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। इसी तरह यहाँ 8 होंगे, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 10 होंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कण अस्थायी, अभी बताया था कौन है भाई, न्यूट्रॉन अस्थायी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा एल्फा कण इनकी तुलना में स्थायी है, काफी स्थायी कण है ये। लेकिन न्यूट्रॉन की औसत आयु, जैसा मैंने अभी बताया था, 1020 सेकंड अर्थात 17 मिनट होता है। और यह न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो साथ में बीटा कण भी उत्सर्जित करता है, जिसका समीकरण मैंने अभी आपको बताया था। और दोबारा बता देता हूँ, 0n1 ये क्या प्रतीक है, किसका, न्यूट्रॉन का। और जब ये परिवर्तित होता है किसमें, प्रोटॉन में, है ना, 1h1। प्रोटॉन को कैसे व्यक्त करते हैं, 1h1, क्योंकि यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु क्रमांक 1, तो सीधी सी बात है प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है किसी नाविक में कि न्यूट्रॉन हो ही नहीं, तो साथ में बीटा कण भी उत्सर्जित होता है। और बीटा कण का जो सिंबल है वो कैसे है, -1 बीटा और इसको 0, क्योंकि इसकी द्रव्यमान संख्या 0 होती है। और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉनो भी पैदा होता है। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए 9वां प्रश्न, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहलाता है, क्यों। अब देखिए एंटी कण को हम पहले समझ लेते हैं। एंटी पार्टिकल होता क्या है, ऐसे कण जो द्रव्यमान, ध्यान रखना, ऐसे कण जो द्रव्यमान अर्थात मास, प्रचक्रण अर्थात स्पिन और आयु में अपने मूल कण के सर्वसम हो, लेकिन विद्युत चुंबकीय और अन्य गुणधर्मों में ठीक उसके विपरीत हों, तो उस कण को, उस पहले वाले कण का हम प्रतिकण कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई कण अपने प्रतिकण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो वे दोनों एक दूसरे का विलोपन कर देते हैं, अर्थात विनाश कर देते हैं। तो सीधी सी बात, अब देखिए इसमें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सहयोग से इसका विनाश हो जाता है। ध्यान रखना, जब दोनों एक दूसरे का विनाश करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हम बात करें पॉजिट्रॉन को कैसे व्यक्त करते हैं, E+ से, ठीक है, क्योंकि इसका जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का ठीक विपरीत और लेकिन परमाणु में बराबर होता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, तो ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है Hν + Hν, ठीक है, अर्थात 2Hν के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ध्यान रखना भाई, दोनों एंटी कणों में क्या समान रहता है, मास, स्पिन और आयु समान रहती है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय और अन्य गुणधर्म इसके ठीक विपरीत होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की भाई। तो देखिए, नाविक के भीतर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल हैं। तो नाविक के भीतर, अब देखिए नाविक के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन तो आवेश रहित कण है, तो वहाँ तो समस्या है ही नहीं। लेकिन प्रोटॉनों के बीच क्या होगा भाई, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो कूलामी बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण तो क्या लगेगा भाई, कूलामी बल लगेगा। देखिए ये जैसे, और अब चूंकि ये प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कूलाम बल की बस चलता तो प्रोटॉन सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके बाहर आ जाते, अर्थात नाविक का विनाश हो जाता। तो नाविक क्या होनी चाहिए, स्थायी, लेकिन नाविक तो स्थायी वाली है। तो फिर इसके ठीक विपरीत प्रबल नाभिकीय बल भी कार्य करते हैं, जो प्रोटॉन के बीच में होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच होते हैं, और न्यूट्रॉन के बीच में होते हैं। तो इन प्रबल नाभिकीय बलों के कारण ही ये प्रोटॉन नाभिक के अंदर रह पाते हैं
कूलामीय बल जो इनको प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाता है इसके बावजूद। तो प्रोटॉन नाभिक में टिके हुए हैं, सघन अवस्था में टिके हुए हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? प्रबल नाभिकीय बल, जो अल्प दूरी के बल होते हैं, इनकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। तो नाभिक के भीतर प्रोटोनों के बीच कार्यकारी बल कौन कौन से हैं? कूलामीय बल भी है और नाभिकीय बल, अर्थात दोनों ही सही हैं। तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा? सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले बीटा कण वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, अभी बताया था मैंने कि बीटा कण कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? नाभिक से होते हैं, और नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अर्थात ये बीटा कण कहाँ से आते हैं? तो जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो साथ में बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो ये अंदर कहाँ से बीटा कण कहाँ से उत्सर्जित होंगे भाई? नाभिक के अंदर से ही उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए, नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे हो, गलत बात है। नाभिक के भीतर पहले से ही थे, गलत बात। बीटा कण नाभिक के अंदर पहले से नहीं है। तो ये कहाँ से आए? जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है उस समय। समीकरण मैंने अभी बताया था, उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर पैदा हुए थे। बिल्कुल सही, ये सी सही है, नाभिक के अंदर पैदा हुए थे। उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के बाहर, ये गलत है ना। जब न्यूट्रॉन किस में परिवर्तित होता है? प्रोटॉन में। 1H1 प्लस माइनस बीटा -1 है ये, और ये 0। ठीक है भाई, ये क्या है? बीटा कण। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या उसकी परमाणु संख्या से सदैव अधिक होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1, ठीक है, या हम कहें हाइड्रोजन ही बात कहें, ये एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर हैं, तो उसकी परमाणु संख्या से सदैव अधिक होती है, आवश्यक नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगले को देखते हैं, इसकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। ये तो केवल भाई उसमें, क्योंकि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर कब होंगी? जब प्रोटॉन ना हो, न्यूट्रॉन हो ही नहीं। तो वो तो केवल एक ही तत्व है, हाइड्रोजन। इसकी परमाणु संख्या से कभी कभी अधिक और कभी कभी बराबर होते हैं। ज़्यादातर केस में अधिक ही होता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 1 किसके बराबर होती है भाई? Z+N, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के। और जब न्यूट्रॉन नहीं होगा तो उस समय द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये बराबर भी होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और डी को भी देख लीजिए, सदैव इसकी परमाणु संख्या से कम होती है, गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न कण मूलभूत कण नहीं है। मूल कण कौन कौन से नहीं है? तो अब देखिए, मूल कणों के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि मूल कण कौन कौन से हैं। तो ठीक है, कि वे कण जिनकी कोई संरचना नहीं, देखो ध्यान रखना भाई, कि ऐसे कण जिनकी कोई संरचना नहीं होती, अर्थात जिनकी अर्थात जिनकी संरचना अन्य कणों द्वारा नहीं बनी होती है, मूल कण कहलाते हैं। तो हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉनो कह सकते हैं, और न्यूट्रॉनो कह सकते हैं, फोटोन है, मेसोन है, एंटी मेसोन है, पाई मेसोन है, ये सब क्या है भाई? मूल कण है। तो नाम आपको याद रहेगा ना। चलो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा इसको। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। तो इसमें देखिए, आंसर तो बताया ही नहीं इसमें 13 वाले में, कि निम्न कण मूलभूत कण नहीं है। कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन तो है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनो है, अल्फा कण नहीं है। ये तो नाभिक से उत्सर्जित होता है केवल रेडियो एक्टिव पदार्थों में। तो बी आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है भाई। और अब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम, कि किसी नाभिक से बीटा कण उत्सर्जन के पश्चात उसकी द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z के नए मान होंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी नाभिक का
परमाणु क्रमांक हम ले लें Z और द्रव्यमान संख्या ले लें A, तो और पदार्थ ले लें X, तो उस पदार्थ को कैसे व्यक्त करेंगे हम, ZXA। और इससे जब कोई एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 1 बढ़ जाती है, तो पदार्थ क्या बन जाएगा, Z+1XA, और उसकी द्रव्यमान संख्या वही रहती है। और ये बीटा कण उत्सर्जित हुआ भाई, साथ में एंटी न्यूट्रिनो और कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, क्यू ऊर्जा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बीटा कण जब नाभिक से उत्सर्जित होता है तो उसकी प्रोटोनों की संख्या, अर्थात जिसको कहें हम परमाणु संख्या, है ना, एटॉमिक नंबर, वो बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही रहेगी। तो क्या कहेंगे कि ए तो वही रहेगा, लेकिन Z+1 में परिवर्तित हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक सोचने वाली बात है कि जब नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है, बीटा कण कब उत्सर्जित होता है, मैंने कई बार बता दिया कि जब नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। तो सीधी सी बात है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो गया, अर्थात बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो प्रोटॉन की संख्या तो 1 बढ़ जाती है क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में 1 की कमी आ जाती है, इसलिए द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती। ध्यान आया ना, बीटा कण कब उत्सर्जित होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होगा, अर्थात न्यूट्रॉन में तो 1 की कमी आ गई, लेकिन प्रोटॉन 1 बढ़ गया तो द्रव्यमान संख्या वही रही। तो सीधी सी बात है। अब आंसर पे देख लीजिए भाई, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा कि द्रव्यमान संख्या वही रहेगी, लेकिन द्रव्यमान जो परमाणु क्रमांक है, अर्थात परमाणु संख्या है, वो 1 से बढ़ जाएगी। तो अब देखिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। परमाणु की संरचना का मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, मॉडल किसने प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि इसको डाल्टन करके आ जाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो भी प्रश्न अभी आ रहा है, उसको विस्तार से वहीं बताएंगे, लेकिन जो मॉडल सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने। ठीक है भाई, किसने, थॉमसन ने। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसके बाद दिया था। ठीक है, मैं अभी चर्चा करूंगा इनकी विस्तार से। तो अब देखिए 16वां प्रश्न, अब आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए 16वां प्रश्न देखिए, एल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पर डालने पर अधिकतर एल्फा कण सीधे चले जाते हैं जबकि कुछ कण विक्षेपित होते हैं, अतः हम कह सकते हैं ये किसका प्रयोग है, ये रदरफोर्ड का प्रसिद्ध प्रकीर्णन प्रयोग है। उसने क्या किया था, सोने की एक पतली पत्ती पर एल्फा कणों की बौछार की थी, तो उसने देखा था कि अधिकतर एल्फा कण सोने की पत्ती से पार निकल जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक कणों में से, लगभग 15,000 कणों में से कुछ कण अधिक कोण पर विक्षेपित हुए और 20,000 कणों में से एक कण नाभिक से टकराकर या सोने की पत्ती से टकराकर वो वापस लौट आया। इस आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला था कि भाई अधिकतर जो परमाणु का भाग है, सोने की पत्ती अर्थात परमाणु का भाग है, वो खोखला होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण पार निकल गए, लेकिन कुछ कण विक्षेपित हुए अधिक कोण पर, अर्थात कोई ऐसी चीज है परमाणु के मध्य में जो भारी है और धनावेशित है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, वो विक्षेपित तभी होंगे जब उन पर धनावेश लगे, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगे। तो सीधी सी बात है, ये धनावेशित होते हैं अल्फा कणों की बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हल्के होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, भारी होते हैं भाई। स्वर्ण पत्तियां बहुत पतली होती हैं, हाँ पार तो चले गए, लेकिन बात हो रहे हैं कुछ कण विक्षेपित होते हैं इसकी। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक स्थान पर केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो देखिए 17वां प्रश्न, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन द्रव्यमान में लगभग बराबर होते हैं, तो अब ये कितना बराबर होते हैं इसको भी जान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन अर्थात mp, अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और अगर इसी को हम AMU में बदलें तो ये होता है लगभग 1.007276 AMU, अर्थात ऑटोमिक मास यूनिट।
और अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो ये होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसी को हम बदलें AMU में तो ये होता है 1.008665 AMU। तो जैसा आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है और जो है ना और प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये दोनों कैसे हैं, लगभग बराबर हैं। और इनको हम कैसे लिख देते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बहुत अल्प अंतर है। यहाँ AMU में भी देखें तो बहुत कम अंतर है, क्योंकि दशमलव के 4 स्थान बाद निकाला गया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन के। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से संकेत एक समस्थानिक को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, समस्थानिक एक ही नाभिक के होते हैं, अर्थात पदार्थ उसमें सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के समस्थानिक। ध्यान रखना, जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दशमलव में है वो सब समस्थानिकों वाले होते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले बात है समस्थानिकों को कैसे ढूंढेंगे, उनके जो सिंबल हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो देखिए, जैसे यहाँ है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, तो ये समभारिक हैं लेकिन समस्थानिक नहीं है, क्योंकि ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। इसी तरह देखिए, यहाँ देखिए बी, O16 एंड O18, तो ऑक्सीजन के ये दोनों क्या है, समस्थानिक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए आयोडीन 131, आयोडीन 131, तो ये तो क्या है, आइसोमर्स हो गए। ठीक है, समावयवी। इसी तरह यहाँ Rn 222 और Ra 222, ये समभारिक हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी। ध्यान क्या रखना है, समस्थानिकों में नाभिक एक ही होता है, अर्थात एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, अर्थात समस्थानिक किसके कारण उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन्स की भिन्नता के कारण। अब देखिए, जहाँ प्रोटॉनों की संख्या दोनों में कितनी है, 8 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 16 है, इसकी 18 है। तो न्यूट्रॉन इसमें 8 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 10। तो समस्थानिक किसके कारण उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 19वां प्रश्न देखिए, एक आयन जिसमें 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन तथा +3 आवेश है, इसकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। तो अब देखिए परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा, तो सीधी सी बात है, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी है। हम जानते हैं +3 एक मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तभी तो प्लस में तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं भाई इसने। ठीक है, तो तभी +3 इसमें आवेश आएगा। अब प्रश्न संख्या 20, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितने गुना भारी है। तो अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1836 गुना भारी होता है। कितना, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें 1836 देखिए ऑप्शन में है नहीं, तो इसका बिल्कुल समीपस्थ क्या है, बी। वैसे ये सही नहीं, 1836 होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1839 Me, अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है, जबकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना भारी है। तो ठीक है, अब जब ऑप्शन में दिया है तो 1840 को हम सही मानेंगे। अब प्रश्न संख्या 21 पर आ जाइए। तो देखिए, Mg+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, किसके साथ बराबर होगी। तब देखिए इसमें Mg, हम जानते हैं कि भाई Mg का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 12। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक 12 अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 12, तो सीधी सी बात है Mg में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है। तो अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए
ठीक है। Mg+2 कब बनेगा? जब Mg का जो कोई परमाणु है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब वो बनेगा Mg+2। अर्थात अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 10। पहले कितनी थी? 12, अब रह गई 10। तो देखिए सोडियम, अब सीधी सी बात दिख रहा है आंसर कि सोडियम के पास कितने होते हैं? 11, ठीक है। तो Na के पास होते हैं 11। अब जब Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किस में बनेगा? Na+1 में। तो अब एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 10। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आंसर कौन सा आ जाएगा? बी हो जाएगा। तो Mg+2 के आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है? Na+। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए आसान प्रश्न है, आप कहेंगे ऐसे प्रश्न क्यों रख दिए? कभी कभी आसान प्रश्न भी कर लेने चाहिए क्योंकि गलती कर आते हैं अधिक जोश के कारण। देखिए कार्बन 12 परमाणु में, तो कार्बन 12 है, हम जानते हैं कि इसकी जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है वो 6 है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 6। तो सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। अब द्रव्यमान संख्या 12 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? 12 में से प्रोटॉनों की संख्या 6 घटा दीजिए 6, तो ये तो तीनों ही 6 6 हो गए भाई इसमें कार्बन 12 में। तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन 6। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सब जानते हैं, जे थॉमसन, ठीक है सर। इसको तो ढंग से याद रखना, जे थॉमसन। तो ऐसे प्रश्नों पर हम और आएंगे जिसमें हमने कई खोजकर्ता और उनके द्वारा क्या क्या कौन कौन से कणों की खोज की गई है, बाद में भी प्रश्न आएंगे। तो मैं फिलहाल बता नहीं रहा हूँ कि रदरफोर्ड, नील्स बोर और जेम्स चैडविक ने क्या क्या। चैडविक का तो नाम फिर आ गया है, आपको पता ही है। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। अब देखिए 24वां प्रश्न देखिए, इफ बोथ, देखिए हमने प्रयास किया है कि इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सभी के लिए बराबर सामग्री मिल जाए। और हिंदी मीडियम के लिए तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ और जो भी प्रश्न इंग्लिश में आएगा उसका हिंदी अनुवाद तो कर ही दूंगा मैं। तो देखिए इफ़ बोथ K एंड L सेल्स आर फुल, अब क्या कह रहा है कि यदि K और L दोनों कोष पूरे भरे हुए हैं तो वाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। इसी तरह L में कितनी होती है? 8। हम जानते हैं कैसे निकालते हैं? 2n² सूत्र से। और K कोष के लिए n बराबर क्या रखते हैं? 1, तो इसमें हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। L के लिए n का मान कितना होता है? 2 होता है, तो 2 × 2² 8 हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों फुल हैं, तो 2 और 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो सीधी सी बात है एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब किसी पदार्थ के रासायनिक जो गुणधर्म है उनको कौन निश्चित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है भाई, देखिए जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से रासायनिक संयोग करता है, बॉन्डिंग करता है, तो इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखना है इसको भाई। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द सीक्वेंस टू लेबल द सब सेल इन एन एटम। अर्थात जो उपकोष पाए जाते हैं किसी परमाणु में, उनका क्रम क्या होता है? तो हम जानते हैं SPDF, सब जानते हैं SPDF, ठीक है। तो SPDF और फिर जी, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? A। तो आप जानते हैं अब S कब होता है? L बराबर 0 के लिए, है ना, जानते हैं ना, L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3। तो इसके लिए क्या हो जाता है? SPDF, इसी तरह G आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया भाई।
अगला प्रश्न, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अर्थात किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बदलता है, नहीं बदलता है, क्या परिवर्तित होता है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। इट इंक्रीजेस, ये बढ़ जाता है। इट चेंजेस, परिवर्तित हो जाता है। रिमेन्स द सेम अल्टरनेटिवली, क्या ये मतलब वही रहता है, बदल के वापस वही हो जाता है, चेंजेस। ठीक है भाई, ये वही रहता है। तो करेक्ट आंसर सी, अर्थात किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान जब क्रिया संपादित हो जाएगी उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी भाई? जॉन डाल्टन ने। कब दी थी? 1803 में। देखिए ध्यान रखना, 1803 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ था? 1808 में। तो कुछ किताबों में 1808 लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में ये 1803 लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो किसने दिया था भाई? जॉन डाल्टन ने। क्या? एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। कब दिया था? 1803 में, लेकिन प्रकाशित कब हुआ था? 1808 में। अब देखिए अगला प्रश्न, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल L = 3 एंड N = 4 इज। तो अब देखिए जब अब N तो यहाँ सीधी सी बात है, छोड़ ही दीजिए। क्यों? क्योंकि L का जो मान होता है 0 से N-1 तक होता है। तो सीधी सी बात है, L = 3 के लिए L बराबर जब 3 होगा तो जो सब सेल है वो क्या होगी? F होगी। ऐसे ना, जब मैंने अभी बताया ना, L = 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए क्या हो जाएगी? F। अब किसी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का मान होता है वो क्या होता है? 2 × 2L + 1। तो सीधी सी बात है, L = 3 के लिए तो 2 × 2 गुणा L की जगह क्या रख रहा हूँ? 3 + 1, क्या लिख देंगे? 2 × 3 = 6 + 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल विद L = 3। और वैसे भी आप याद रखना भाई, S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम 2, P में कितने? 4 जोड़ते चले जाते हैं 6, D में क्या होती है? 10 और F में कितनी होती है? 14। L = 3 के लिए उपकोष कौन सा हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है भाई, अब तो आ गई ना बात समझ में। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, मतलब वाक्य को पूरा ही करना है। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव, मतलब किसी एक पदार्थ के, ठीक है, एक तत्व के, एलिमेंट मतलब तत्व, किसी एक तत्व के अलग अलग जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या होता है भाई? मैंने अभी बताया ना, परमाणु क्रमांक समान रहता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। तो किसी एक तत्व के अलग अलग अगर समस्थानिक हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। गलत। डिफर क्यों होंगे भाई? प्रोटॉनों के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। गलत है ये, तो ये आंसर सही नहीं है। अगला देखिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। गलत। न्यूट्रॉन्स की भिन्नता के कारण ही आइसोटोप पैदा होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सी, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। गलत। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉन की अलग अलग होती है। ठीक है, तो आगे तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो सही होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है भाई, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बट डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की भिन्नता के, डिफरिंग का मतलब ये क्या होता है? न्यूट्रॉन की भिन्नता। ठीक है, डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर इज डी। देखिए 31वां प्रश्न, द 3D सबसेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि S जो उपकोष है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, फिर 4 जोड़ते चले जाइए। तो S के बाद P
कोष आएगा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है, डी में 10, एफ में 14, इसी तरह आगे आप निकाल सकते हैं। तो किस में पूछ रहा है? 3D, अर्थात डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। तो करेक्ट आंसर इज डी। अब देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पजेजेस। तो देखिए किसी रासायनिक तत्व की जो पहचान है वो किसके द्वारा होती है? तो ध्यान रखना भाई, रासायनिक अवक्रिया अलग है, ये रासायनिक पहचान वाली बात है। थोड़ी देर पहले जो प्रश्न आया था उसमें आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर यहाँ प्रश्न क्या है? द आइडेंटिटी ऑफ केमिकल एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पजेजेस। तो देखिए किसी भी रासायनिक तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो एक अद्वितीय होता है, यूनिक नंबर होता है ना। तो उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। जैसे मैं कहूँ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है, तो विश्व में कोई और दूसरा ऐसा तत्व नहीं है जिसका परमाणु क्रमांक 11 हो। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है वो इसकी एक पहचान है, ठीक है, इसकी एक आइडेंटिटी है। तो केमिकल एलिमेंट का या रासायनिक तत्व की पहचान किसके द्वारा होती है? उसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन से। हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? उसकी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न, द साइज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टू साइज ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज, अर्थात इसमें अनुपात निकलवा रहा है किसका? कि हाइड्रोजन परमाणु और उसकी नाभिक का। हम जानते हैं कि जो साइज ऑफ एटम होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर कोटि का। इसी तरह साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? उसका न्यूक्लियस का जो व्यास होता है वो 10⁻15 मीटर कोटि की होती है, ठीक है। अब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻10 प्लस 15, ये ऊपर जाएंगे, आधार समान है तो घात ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁵5, ठीक है। इनका जो अनुपात है वो कितना होगा? 10⁵5। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इफ me इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देन मास ऑफ पाई प्लस, इसको बोलते हैं पाई मेसोन कण, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाई मेसोन कण बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि पाई मेसोन कण का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन पाई मेसोन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, अर्थात दोनों के परमाणु बराबर होते हैं। लेकिन जो पाई मेसोन कण होता है धनात्मक, उसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है, ठीक है। तो पाई मेसोन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me उसने दिया ही हुआ है पहले ही, उसका 274 गुना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 274 एम, ठीक है, बी। तो ये करेक्ट आंसर तो बी हो गया। एक बात और ध्यान रखना कि भाई जो पाई प्लस या पाई मेसोन जो कण होता है इसकी औसत आयु कितनी होती है? 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है। तो क्या विशेषता हुई कि पाई प्लस, जिसे पाई मेसोन कण कहते हैं, उसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है, तथा इसकी औसत आयु 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर होती है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच हैव ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लाइफ टाइम, ऐसे कौन से मूल कण हैं जिनकी जो औसत आयु है वो लगभग इनफाइनाइट है, अनंत है, ठीक है। अर्थात स्थायी कण कौन कौन से? तो मैंने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन स्थायी कण हैं। इनकी औसत आयु लगभग इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत के बराबर ही होती है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है, ठीक है भाई, और इसकी जो औसत आयु है वो लगभग 17 मिनट के लगभग है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या है?
अस्थायी है और इसकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 17 मिनट के बराबर है। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन किस में परिवर्तित होता रहता है, प्रोटॉन में, और जब ये प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले में क्या था, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो स्थायी नहीं है, इसका अनंत आयु हो ही नहीं सकती। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन की होती है लेकिन न्यूट्रॉन की नहीं होती, नन ऑफ द अबव, ये तो फिर बात है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 36। अब इसमें दो प्रश्न मैंने ले लिए हैं, अभी मैंने हालांकि इनको बता दिया था। दी साइज ऑफ एटम इज द ऑर्डर ऑफ, अर्थात परमाणु का जो आकार है उसकी कोटि कितनी होती है, जैसा मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। क्योंकि थॉमसन ने क्या बताया था भाई, थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको याद होगा, उसने परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला मानते हुए ये बताया था कि जो परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो उस गोले में समान रूप से वितरित रहता है, और उसमें जो ऋणकण है अर्थात जो ऋणावेशित भाग है वो उसी तरह लगे होते हैं जैसे तरबूज में बीज या मिठाई में जैसे इलायची या लगे रहते हैं ना, इसी कारण इसको प्लम्पोनिक मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन ने इसका साइज बताया था कितना, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, साइज ऑफ एटम अर्थात परमाणु के आकार। परमाणु कितनी आकार की कोटि का होता है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि का। अगला प्रश्न इसी में देखिए, द साइज ऑफ ऑटोमिक न्यूक्लियस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नाविक है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उसने क्या बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और उसका आकार अर्थात उसका व्यास किस कोटि का होता है, 10⁻⁻10 नहीं सर, तो नाभिक का जो आकार है अर्थात व्यास है वो किस कोटि का होता है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 37। उसी तरह भाई, द रेशो ऑफ ऑटोमिक वॉल्यूम टू न्यूक्लियर वॉल्यूम इज द ऑर्डर ऑफ। इसमें क्या पूछा है कि आयतन पूछा है, आयतन का अनुपात पूछा है भाई। आयतनों का अनुपात किसका, ऑटोमिक अर्थात परमाणु की साइज का और न्यूक्लियस। तो अब देखिए दोनों ही गोलाकार मान लें तो उसका एटम का जो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, है ना, तो 4πr3। उसी तरह न्यूक्लियस का भी गोला मान लें तो 4/3πr3। तो 4/3 जब अनुपात निकालेंगे पाई तो कट जाएंगे, तो रेशो कितना हो जाएगा भाई, ऑटम जो एटम है उसकी साइज क्या है, 10⁻⁻10 मीटर अपॉन न्यूक्लियस का क्या है भाई, 10⁻⁻15 मीटर, और इस पे वॉल्यूम पर πr3 है तो घात 3 लग जाएगी भाई। तो ये क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻5⁻3। तो ये किस कोटि का होगा, 10⁻15। ठीक है, तो आंसर कहाँ है भाई, 10⁻15। करेक्ट आंसर ए। अब देखिए भाई, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकुलर्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड भाई, कि जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पत्ती पर एल्फा कणों की बौछार की तो जो कुछ जो एल्फा कण हैं वो अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए थे। इसको किसके द्वारा नहीं समझाया जा सके, रदरफोर्ड ने तो उसको बता ही दिया था कि भाई परमाणु के मध्य में एक भारी धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, परमाणु का समस्त धनावेश उसमें केंद्रित होता है और समस्त द्रव्यमान भी उसी में केंद्रित होता है। ठीक है, इसीलिए वो एल्फा पार्टिकल है उससे क्या हो गए थे, प्रकीर्णित हुए थे। लेकिन किसके द्वारा नहीं समझाया जा सका, थॉमसन मॉडल के द्वारा, क्योंकि थॉमसन ने तो क्या माना था, परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला माना था, और उसमें बताया था कि उसका समस्त धनावेश समान रूप से वितरित होता है। जब समान रूप से वितरित होता है तो परमाणु भाई समान रूप से वितरित हो, ठीक है, अगर समान रूप से वितरित है समस्त धनावेश परमाणु के अंदर, तो जो एल्फा पार्टिकल हैं हर जगह से प्रकीर्णित होने चाहिए थे। लेकिन अधिकतर एल्फा कण तो रदरफोर्ड के प्रयोग में बाहर ही निकल जाते हैं, अर्थात अधिकतर भाग परमाणु का खोखला होता है और समस्त भाग कहाँ होता है, न्यूक्लियस, जो समस्त बाहर है या
धनावेश है वो कहाँ होता है, नाविक में केंद्रित होता है। तो थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग को सही ढंग से नहीं समझा जा सका था, अर्थात ये अल्फा पार्टिकल इतने प्रकीर्णित क्यों होते हैं। एक अल्फा का पार्टिकल था जो 20,000 कणों में से, वो तो वापस टकरा कर लौट आया था, जिसको देखकर रदरफोर्ड बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी। आप देखिए अब 39वां प्रश्न देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द फोर गिवन चॉइसेस। तो ठीक है, तो अब देखते हैं इनका भाई पढ़ के। थॉमसन एटम मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटम मॉडल, बोर एटम मॉडल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए फिक्स्ड फोर एटम, ठीक है, तो क्या फिक्स रहता है, आयनन विभव। हर ना परमाणु का जो आयनन विभव है वो कहता है सबके लिए फिक्स रहता है। चार्ज एंड मास ऑफ एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म इन स्फीयर। तो ये किसने बताया था, थॉमसन ने, कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश उस गोले में जो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का था उसमें समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरित रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये किसका हो गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ए का संबंध हो गया क्यू से भाई। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ होता है, नाविक में केंद्रित होता है। तो न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड एटॉमिक जो मॉडल था उसकी खोज न्यूक्लियस से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। और बोर एटम मॉडल में क्या गया था कि, हाँ, बोर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वो कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन ठीक है, तो अब यहीं मान लेते हैं इसको। तो बोर एटम मॉडल में क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, अस्थायी कक्षाओं की बात कही थी बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, और ये तो मैंने बता ही दिया। तो देखिए ए का क्यू, बी का आर, सी का एस, तो देखिए ए क्यू बी आर सी एस और डी पी, तो ये तो पहला ही सही हो गया, ए। ठीक है भाई, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, इसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ए के साथ आर, तो ए तो आर के साथ हो गया। तो बी साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, तो ये क्या है, एस, तो बी एस के साथ हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन जेड एक्स है, हम जानते हैं कि कोई अगर तत्व एक्स है उसका परमाणु क्रमांक जेड है तो उसको यहाँ लिखते हैं, और द्रव्यमान संख्या को या तो यहाँ लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स जेड, और इधर की साइड को ही लिख देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, जेड, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो सी में क्या हो जाएगा, क्यू, जेड, ठीक है। तो डी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं भाई, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, तो n बराबर क्या हो जाता है, a माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, a माइनस जेड। तो d के साथ क्या आ जाएगा, p। तो अब देखिए किस में सही है, ए आर, इसमें तो है ही नहीं। b में देखिए एस, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, a के साथ r, तो या तो c सही है या d सही है। तब देखिए ए आर बी एस, ये भी सही है, सी क्यू डी पी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए आर बी एस सी पी, सी के साथ पी गलत था, है ना, सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो पी नहीं था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी, तो डी हमारा गलत है।